बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ौक़ अहमद। नाज़रीन, पाकिस्तान में इंतखाबात के हवाले से 8 फरवरी अब एक हतमी तारीख सामने आई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ होने वाली समाअत में तमाम तर क़यास आराइयों को ख़त्म कर दिया गया है, उनको सियासत में से अब माइनस कर दिया गया है और अब ये हतमी हो गया है कि 8 फरवरी को पाकिस्तान में इंतखाबात होंगे। इसके पेश नज़र के 2 से 3 ऐसी सियासी जमातें हैं जिनको तहफ़्फ़ुज़ात थे, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सर फ़हरिस्त थी, जिनको इंतज़ामी अमले के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात थे। उसके बाद अगर बात की जाए मौलाना फजल रहमान के हवाले से, तो कुछ दहशतगर्दी और कुछ मौसम की वजह से उनको तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद थे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बर वक्त इंतखाबात के हवाले से कह रही थी और PMLN नून की भी सियासी सरगर्मियाँ जारी और सारी हैं। अब इंतखाबात पाकिस्तान में 8 फरवरी को होने जा रहे हैं। अब अगली जो बहस है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन, और वही बात जो पीपल्स पार्टी और किसी मामले में नून लीग भी करती थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ इलेक्शन होने चाहिए। तो अब तहफ़्फ़ुज़ात के साथ जब हम इंतखाबात के अंदर जा रहे हैं, और पाकिस्तान में जब भी इंतखाबात हुए हैं उसके बाद तमाम सियासी जमातों ने, सवाए उसके कि जो पार्टी जीती है, बाकी तमाम सियासी जमातें उसको रद्द करती हैं। वो कहते हैं कि इलेक्शन पे हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये फ्री एंड फेयर नहीं हुए। तो इन इंतखाबात को फ्री एंड फेयर कैसे बनाया जा सकता है? और फिर जो गुज़िश्ता दिन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अहम डिसीजन आया है, उसके बाद अब तमाम सियासी पार्टियों की इंतखाबी तैयारियां कैसी होंगी, इस तमाम तो सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा बैरिस्टर आमिर हसन साहब और हारून रशीद साहब, वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान बार कौंसिल के। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर आमिर साहब, सबसे पहले आपकी जानिब जा चाहूँगा। कल आपकी पार्टी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की गई, आज भी शरीर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि हम इंतखाबात के लिए तैयार हैं और जलसों का ऐलान भी करने जा रहे हैं, और बिलावल भुट्टो ऑलरेडी जलसे कर भी रहे हैं। अब आप कैसे देख रहे हैं आने वाले इंतखाब को? अब लेवल प्लेइंग फील्ड आपका जो मुतालबा था अब आपको मिल रही है? अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि इलेक्शन का तरीकाकार वही होगा, उसमें जुडिशरी नहीं होगी बल्कि आरओज़ इंतज़ामिया के अंदर से होंगे। तो अब लेवल प्लेइंग फील्ड आपको यकीन दहानी हो गई है कि अब मिल रही है आपको? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा नहीं है, ये रिक्वायरमेंट है। लेकिन हम लोग ये कि मांग नहीं रहे हैं, हम सिर्फ एक्सपोज कर रहे हैं कि नहीं दी जा रही। और इसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा से, जब भी हम इलेक्शंस में गए हैं, हमने मुश्किलात का सामना किया। हमें कभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। अगर मैं बात करूं 1988 से ही अगर शुरू कर दूं, तो हमारे खिलाफ इत्तेहाद बनाए और मुक्तदरा ने बनाए। ये नहीं कि कोई आम इत्तेहाद बने, मुक्तदरा ने बनाए। हमारे खिलाफ पैसे बांटे गए, हमारे सहाफ़ियों को खरीदा गया, हमारे खिलाफ सियासतदानों को आपस में उनकी गांठ साँठ करवाई गई, हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा की हद की गई। तो हमें तो कभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। और हम भी आदी हो गए हैं ऐसे ही हालात के अंदर मुकाबला करने के, और ऐसे ही पहलवानों से जिन्हें बड़ी सरपरस्ती हो उनके मद्दे मुकाबल सियासी दंगल में जाने के। लेकिन हम लोग ये बता रहे हैं कि कल तक अगर कोई मुतालबा करता था कि तराजू के पलड़े बराबर होने चाहिए, तो हम उन्हें एक्सपोज कर रहे हैं कि देखिए, कभी भी मुतालबे नहीं करते। सियासी जमातों का काम नहीं होता कि वो उनकी मर्जी की उन्हें फील्ड दी जाए तो फिर वो मुकाबला करेंगे। जिस तरह आपने पहले फरमाया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शंस के लिए तैयार है, हम हमेशा तैयार रहते हैं और हर सियासी जमात को तैयार रहना चाहिए। जो आइन की मंशा होती है उसके मुताबिक जब इलेक्शन हो, उसके मुताबिक तैयार रहना चाहिए। और अगर कोई सियासी जमात तैयार ना भी हो, तो अगर आइन की मंशा है तो उसे चलना पड़ेगा। तो इसलिए पीपल्स पार्टी कोई मखसूस तैयारी की बात नहीं कहती। हमारा कहने का मकसद ये होता है कि हम इसलिए तैयार हैं, पहली बुनियादी शर्त, क्योंकि आइन की शर्त है। और अवाम की तरफ जाने के लिए अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी तैयार नहीं है, तो फिर वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। हम तो तब भी तैयार थे जब तालिबान के जरिए रोज बम धमाके हो रहे थे। हम तो तब भी तैयार थे जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को धमकियां दी जा रही थी कि अगर आप जलसे करेंगी तो आपको शहीद कर दिया जाएगा। हम तब भी तैयार थे जब कारसार साने के अंदर सैकड़ों जियालों को शहीद कर दिया गया। हम तब भी 27 दिसंबर को भी तैयार थे जिस दिन मोहतरमा को शहीद कर दिया गया। हमने उसके बाद भी एक दिन बिलतवा का ना तो मुतालबा किया और ना हमने ये किसी अच्छा, से कहा। तो पाकिस्तान पीपल्स बैरिस्टर पार्टी साहब, आपने समझती है कहा कि आपके कि अवाम खिलाफ के पास हमेशा जाने के लिए हर वक्त तैयार है। आपके खिलाफ हमेशा इत्तेहाद बनाए गए। 2018 के अंदर जो हुकूमत मुंतखब हुई थी उसके खिलाफ भी एक इत्तेहाद बना, आप उसका हिस्सा थे, बल्कि उसके अहम वो जो PDM का इत्तेहाद था उसमें एक अहम पोजीशन आपकी भी थी। तो एक इत्तेहाद तो आपने भी बनाया एक गवर्नमेंट के खिलाफ। अब क्या आने वाले इलेक्शंस में भी हम इत्तेहाद देखेंगे आपकी पार्टी के?
देखिए ज़ौक साहब, आपने जो बात उठाई बेहतर सवाल है कि इससे क्लैरिटी आएगी करने से, इसे खोलने से। देखिए मैंने जो बात की, इलेक्शन से पहले जो इत्तेहाद बनाया जाता है उसका मकसद किसी सियासी कुव्वत को बंद करना, रोकना, उसे इक़्तिदार में आने से रोकना होता है। हम्म। और उसका मकसद ये होता है कि किसी तरह ये इक़्तिदार में ना आए। और मैंने फिर बताया कि अगर इत्तेहाद मुक़्तदरा के कहने पे बने तो फिर तो वो एक सोने पे सुहागा हो जाता है ना, फिर तो हम्म। पता चलता है कि वाक़ई एक साज़िश है। लेकिन कभी भी जमहूरियत नहीं रोकती है कि आप पार्लियामेंट के अंदर किसी के साथ इत्तेहाद ना करें मुश्तरकात के ऊपर। हम्म। हमने ऑपोज़िशन में भी हम इत्तेहाद में थे नून लीग के साथ। तो उस वक़्त तो कोई इक़्तिदार का मसला नहीं था कि हमने पीटीआई को भी ये दावत दी कि आइए मुश्तरकात पे इकट्ठे हों। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने अपनी पहली तकरीर में कहा कि कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। हमने उन्हें हर तरह की एग्रीमेंट करने का कहा, मिसाक़ जमहूरियत, मिसाक़ मईशत, आगे बढ़ने का। लेकिन वो तो लड़ाई और मार कुटाई से आगे की बात ही नहीं करते थे। उन्हें सब गद्दार नज़र आते थे, सब करप्ट नज़र आते थे। तो जब उन्होंने अपने उसी फ़ाशिस्ट माइंडसेट के साथ मुल्की इदारों को जो उनके साथ करना शुरू किया, आपको पता है जनरल फैज़ को ला के, जिसका ट्रेलर आपने 9 मई को देख लिया, और अगर वो फ़िल्म चल जाती हम्म। तो मुल्क का क्या हालात होते। तो हमने उसे रोका है। हम तो इन्हें हुकूमत करने देना चाहते थे कि ये अपनी मुद्दत पूरी करें, लेकिन वही हुकूमत नहीं करना चाहते थे। असेंबली कभी तोड़ रहे थे। देखिए ना, जब अदम-ए-एतमाद हुआ उन्होंने असेंबली तोड़ दी, तो और उसके बाद वो असेंबली से बाहर निकल आए। तो फिर उन्होंने पंजाब असेंबली तोड़ दी, फिर उन्होंने केपीके असेंबली तोड़ दी। इससे आपको उनकी सरिश्त का, उनके ख़मीर का पता चलेगा। तो ठीक है। पीपल्स पार्टी इत्तेहाद के खिलाफ नहीं है। मुश्तरकात के ऊपर सियासी जमातों में गुफ्तो-शनीद भी होनी चाहिए, हम्म। इत्तेहाद भी होना चाहिए। लेकिन इलेक्शन में आपको अपने मंशूर पे जाना चाहिए, अपनी करतूतों पे जाना चाहिए, अपने चेहरे के साथ जाना चाहिए, नकाब ना ओढ़ें। जो ठीक आपका है। चेहरा है, जाएँ, अवाम जो आपको मैंडेट देगी, उसके बाद आप अपनी हम ख़याल जमातों के साथ इत्तेहाद करके हुकूमत बनाएँ। यही ठीक है। जमहूरी तरीका है। ठीक है, यही जमहूरी तरीका है। अच्छा, हारून रशीद साहब की तरफ जाना चाहूँगा। हारून साहब, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक स्टे लिया गया था लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से इलेक्शन के हवाले से और इलेक्शन कमीशन के फैसले के हवाले से, उसको सुप्रीम कोर्ट ने ओवरटर्न किया और टर्न करने के बाद उसको कहा गया कि अब ये इंतखाबात होंगे। अब कैसे देखते हैं कि ये बहस भी छिड़ गई है कि पीटीआई तो एक फरीक बन के गई थी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर और उसको फिर शोकॉज नोटिस भी जारी किया गया है। ये सारे डिसीजंस को आप कानूनी तौर पर कैसे देख रहे हैं, क्योंकि उनके तहफ़्फ़ुज़ात आज भी मौजूद हैं। चेयरमैन पीटीआई आज भी इस चीज़ का बरमला इजहार कर रहे हैं कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड इस तरह की होनी चाहिए कि जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो इंतखाबात होने से पहले दूर होने चाहिए। देखिए, मैं तो समझता हूँ कि पीटीआई का जो रवैया रहा है 2013 में जब इलेक्शन हुए थे, तो उस वक्त भी उन्होंने एजिटेट किया था और उस इलेक्शन को नहीं माना था, और उसी वजह से सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को भी आपने देखा कि किस तरीके से फारग किया गया और मुल्की जमहूरी अदारों को नुकसान हुआ, जमहूरियत रुकी। और अब 2018 का इलेक्शन भी आपके सामने है कि वो किस तरह हुआ और बाकी सारी पार्टियों को फारग करके एक पार्टी को लाया गया, और जिस तरीके से लाया गया वो भी आप पूरे मुल्क के सामने है कि इस्टेब्लिशमेंट ने उसे लाया और जिन आर्मी चीफ और DGI के मामलात थे वो भी सारी स्टोरियाँ पूरा मुल्क जानता है, और जिस तरह उसे उन्हें लाया गया। और उस वक्त भी जो इलेक्शन हुआ था उसमें रात को 2-2 और 3-3 बजे बैलेट बॉक्स उठा के ले गए थे, और जीता हुआ जो कैंडिडेट होता था सुबह वो हारा हुआ होता था। तो अब ये तो पीटीआई के एतराज़ की वजह से ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये कोर्ट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जमहूरी अदारों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना इलेक्शन लड़ें, और अगर उन्हें कोई एतराज़ है तो उस पर वो डेफिनेटली कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट आर्डर करेंगे। लेकिन कल वाला आर्डर जो लाहौर हाई कोर्ट से हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया था और रिमार्क्स दिए थे कि ये उन्होंने मिसकंडक्ट किया है, ताकि एक प्रोसेस जो चल रहा है 8 फरवरी को इलेक्शन होना है तो उस इलेक्शन की तरफ चलें, और साथ साथ उसमें जो ऑब्जेक्शंस हैं उन्हें रिमूव ज़रूर करते जाएं, लेकिन उस प्रोसेस को न रोकें। इलेक्शन कमीशन भी बाउंड है इलेक्शन करवाने का, और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पहले भी किया था जिसकी वजह से 8 फरवरी की डेट फिक्स की गई थी, अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने कल फेयरली कह दिया है कि इलेक्शन होने दें और इलेक्शन प्रोसेस को जारी रखें। अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो उस ऑब्जेक्शन की हद तक, उसकी रिमूवल की हद तक फ़ौरन कोर्ट्स भी जो है वो डे बाई डे काम करती हैं,
और हाई कोर्ट सारी अच्छा हारून जो साहब, ये है वो फरमाइएगा, इलेक्शन आपने कमीशन 2013 बैठा और हुआ है, हाई कोर्ट 2018 के इंतखाबात की मिसाल दी। 2024 के इंतखाबात की अगर बात की जाए तो आपको लगता है कि इन तहफ़्फ़ुज़ात के साथ अगर पार्टीज़ इलेक्शन में जाती हैं तो फिर नताइज के बाद फिर हमें वही इल्ज़ामात देखने को मिलेंगे? देखें ना, ये तो अब इलेक्शन कमीशन का और सुप्रीम कोर्ट का, जब मेरे ख्याल में काजी फाजीसा साहब के होते हुए ये मामलात ऐसे नहीं होंगे। पॉलिटिकल पार्टीज को एतराज़ नहीं करना चाहिए। अगर वो वाकई ये चाहते हैं कि इलेक्शन हो तो 8 फरवरी को इलेक्शन हो। पीटीआई को तो मैं कहूँगा कि उन्हें पता है कि अब उनकी लीडरशिप अंदर है और वो दिन ब दिन एतराज़ात करते हैं। एतराज़ात न करें बल्कि इलेक्शन को आगे चलने दें और अपने पार्टिसिपेट करें, जमहूरी अमल है उसमें हिस्सा लें और इलेक्शन लड़ें। ठीक है। बैरिस्टर आमिर साहब, अब पीटीआई का एक मौक़िफ़ था, उनको एक एतराज़ था, उनको तहफ़्फ़ुज़ात थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या सोचती है कि अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की, वो बेशक मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि दहशतगर्दी का या सर्दी का खतरा हो सकता है, या पीटीआई कर रही है या कोई और पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है, उनको दूर करना चाहिए और फिर मामलात को आगे बढ़ाना चाहिए या मामलात को आगे चलने रहना चाहिए? देखिए, तहफ़्फ़ुज़ात अगर हों और जेन्युइन तहफ़्फ़ुज़ात हों तो उन्हें एड्रेस करना चाहिए। मेरे ख्याल से किसी भी सियासी जमात के हों। लेकिन अगर तहफ़्फ़ुज़ात ऐसे हों कि वो इंतख़ाबात को ही चैलेंज करना चाह रहे हों, या कहीं न कहीं तहफ़्फ़ुज़ात इसलिए हों कि इंतख़ाबात ना हो सकें, और तहफ़्फ़ुज़ात इसलिए हों कि इदारों को जैसे मन-मर्ज़ी से चलाया जा रहा था, वैसे ही चलाया जाए, या मर्ज़ी ये हो कि आइन की बजाय किसी की मर्ज़ी चलेगी, तो वो मेरे ख़्याल से फिर नहीं ज़रूरी। तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। मैं फिर भी बताऊँ ज़ौक़ साहब आपको, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक़्त, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ इस वक़्त इंतख़ाबात के अंदर हैं, उनमें सबसे देरीना पार्टी भी है और सबसे कमिटेड डेमोक्रेटिक पार्टी भी है, जिसने आइन दिया है, जमहूरियत को मुतारिफ़ जी। करवाया है और फिर आइन और जमहूरियत की बालादस्ती के लिए और इस्तेहकाम के लिए जानें दी हैं, जद्दोजहद की है, और एक शानदार जद्दोजहद है। हम इसके बावजूद समझते हैं कि तहफ़्फ़ुज़ात हमारे हमेशा रहे हैं। मैंने जैसे आपके सामने अभी रखे, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात 88 में भी थे, 90, 93, 97, 2002 में, हर दफ़ा जो हमारे साथ होता रहा है, 2013 में। लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हम इंतख़ाबात से इनकार नहीं करते हैं, हम राह फ़रार हासिल नहीं करते हैं, हम इंतख़ाबात का हिस्सा बनते हैं, और जो भी नतीजा आ जाए, इसके बावजूद कि वो हमेशा, अब तो बहुत सी चीज़ें आ गई। असगर खान केस में खुल गया कि इंतख़ाबात कैसे डाका डाला जाता था। उसके बावजूद हमने नताइज को कबूल किया है। यही मुल्कों के आगे बढ़ने का रास्ता होता है, और पिछली अगर कोई कमी या कोताही रही हो या ब्लंडर रहा हो, उससे सीख के आगे बढ़ा जाता है। तो पीपल्स पार्टी समझती है कि तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर रखें जमाती, और तहफ़्फ़ुज़ात जो जेन्युइन फोरम है उधर आके इज़हार भी करें। अब मैं जैसे बताऊँ कि इस वक़्त सबसे पावरफुल जो इंस्टीट्यूशन है इस टाइम के वक़्त, जबकि इलेक्शन होने वाले हों, तो वो ईसीपी होता है, बिल्कुल इलेक्शन ऐसे ही है। कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो फिर सुप्रीम कोर्ट को भी उसे असिस्ट करना है, सारी कोर्ट्स को करना है, गवर्नमेंट जो क्योंकि निगरान उनकी है उसे भी ज़िम्मेदारी है कि करना है। इंतखाबात उन्होंने कराने। मैं ये हारून साहब की तरफ यही सबको चीज़ लेके आइन जाता का हूँ। सिर्फ एक बात मैं पूरी कर लूं, आइन का बुनियादी तकाजा इंतखाबात शफाफ और मुनसिफाना है। अब क्योंकि ईसीपी उसके लिए काम कर रहा है, सारे इदारों को उनकी सपोर्ट करनी है। अगर बिल्कुल। सियासी जमात को कोई तहफ़्फ़ुज़ात है तो ईसीपी में जाए, जाके तहफ़्फ़ुज़ात रखे। अगर तहफ़्फ़ुज़ात उसके जेन्युइन हुए और ईसीपी नहीं मानेगी तो वो एक्सपोज होगी। लेकिन ये तो नहीं कि आप जाके रिट डालें और इलेक्शन के अंदर वो आप खराबी पैदा करें। ये तो तहफ़्फ़ुज़ात नहीं होते, ये तो खराबी पैदा बिल्कुल, करने होते हैं। हारून साहब, ये मामला बिल्कुल इस पर भी बात हो रही है कि जो टाइमिंग है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से इस तमाम तर मामले को, तहफ़्फ़ुज़ात को सामने लाने की, क्या उनको लाहौर हाई कोर्ट के पास जाना चाहिए था या उनको ईसीपी के पास जाना चाहिए था? एक राय ये भी है कि क्योंकि इलेक्शन का कराना जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है, ये उनकी आइनी ज़िम्मेदारी है और उनका काम ही यही है, तो ये अपने तहफ़्फ़ुज़ात को वहाँ पर डील करना चाहिए था, बल्कि अदालत में लाने की बजाय। ये आमिर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि पहले अगर उनके कोई ऑब्जेक्शन थे तो वो इलेक्शन कमीशन के पास जाते कि ये हमारी रिजर्वेशन है और हमें खदशा है कि ये इलेक्शन फेयर नहीं होंगे, तो फिर इलेक्शन कमीशन जो है अगर वो कोई ऑर्डर करते उनकी एप्लीकेशन पे या उनकी रिजर्वेशन पे, तो फिर कोई अगर लीगली देखा जाए तो फिर उनके खिलाफ तो रेट हाई कोर्ट में हो सकती थी। लेकिन डायरेक्ट जाके और इस तरह एक जज साहब से इस तरह का ऑर्डर ले लेना और एक प्रोसेस को रुकवाना, ये कोई जमहूरी अमल नहीं है।
और ना ये आइन कहता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कल आर्डर किया है कि जो डेट फिक्स है उस पर इलेक्शन होने चाहिए और सारी पार्टियों को उसमें पार्टिसिपेट असूलन करना चाहिए और इलेक्शन लड़ के पहले भी जो जीता तो एक ही पार्टी है, बाकी तो नहीं होती, लेकिन प्रोसेस जमहूरी यही है कि जो पार्टी अवाम में होगी वो जीतेगी। ठीक है, हम कोशिश करेंगे पीटीआई के रहनुमाओं को भी किसी को हमारे साथ लाइन पे आ जाए ताकि ये तमाम तर सवालात उनके हवाले से मूविंग फॉरवर्ड। बैरिस्टर साहब, अब क्योंकि बात करते हैं आपकी पार्टी के हवाले से, इंतखाबात में जो भी इबहम थे वो दूर हो गए हैं। अब 8 फरवरी के लिए तमाम पार्टियां कोशिश कर रही हैं। आप ये काफ़ी अरसे से कह रहे हैं कि आपकी पार्टी कह रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं। हमने इससे पहले भी, अभी थोड़ी देर पहले भी ये बात की, लेकिन आपकी पार्टी जल्द से भी कर रही है। आपकी पार्टी को वो मुकम्मल मौका भी दिया जा रहा है कि वो जिस भी सूबे के अंदर तंजीम साजी करना चाहे, जिस भी सूबे के अंदर अपने कारकुनों को इकट्ठा करना चाहे, वो मौका भी मिल रहा है। तो फिर और लेवल प्लेइंग फील्ड क्या रहती है? देखिए, इस पे तो किसी को भी कदगन नहीं होती है। लेवल प्लेइंग फील्ड ये होती है, नहीं, पीटीआई को अगर कदगन है सियासी ना, उनको जमातें, तो उनके जल्द से रुक रहे हैं। नहीं, पीटीआई भी अगर पॉलिटिकल पार्टी का रोल अदा करती मेरे ख्याल से तो कोई कदगन ना होती। उन्होंने भी रियासत के साथ टकराने का रास्ता इख्तियार किया है और सियासत में कभी भी मुसल्ला या पुरतशद्दुद कार्रवाइयां आपके सियासी होने को गौना देती हैं। इसीलिए मैं आपको ये इसलिए जरूरी है बात कहना कि पीपल्स पार्टी को फांसी भी दी गई सुप्रीम कोर्ट के चेहरे पे और पीछे से जनरल की वर्दी में जनरल ज़िया बैठा था। तो हमने ना तो किसी कोर कमांडर के घर पे हमला किया और ना हमने किसी अदालत के ऊपर हमला किया, क्योंकि सियासी जद्दोजहद में कभी तशद्दुद नहीं होता और कभी रियासत के आईनी इदारों के साथ टकराव नहीं होता, पहली बुनियादी बात। तो इसलिए अगर वो इस रास्ते पर रहते तो मेरे ख्याल से कोई कदगन ना होती। हर स्टेट में कोई भी ऐसी सियासी जमात जो आगे खराबियां पैदा करे उस पर कदगन होती है। अब आते हैं हम क्या मुतालबा कर रहे हैं। हम जो बात कर रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड की, वो ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर कभी भी ऐसे नहीं होना चाहिए कि जो जिसका मैंने पहले भी तस्करा किया कि आपकी मुक्तदरा या आपकी इस्टेब्लिशमेंट या आपकी मुक्तदर कुव्वतें वो किसी के ऊपर हाथ रखने की कोशिश ना करें। पाकिस्तान का 88 से लेके आज 2023 तक यही अलमिया है। जो इलेक्शन आप कहें कि इस इलेक्शन में बताएं तो मैं बताऊंगा किसे लाडला बनाया गया और उसका रिजल्ट क्या निकला। हमेशा एक लाडला बनाया जाता है। तो जब मुक्तदरा किसी को लाडला बनाती है तो उससे होता ये है कि आपके जो बाकी सारे लोग हैं उनके लिए मसला बनता है, आपकी दूसरी सियासी जमातों के लिए एक मसला बनता है। तो मैं नहीं, ये सब आप कह समझता रहे हैं कि अब लाडला बनता है, फिर आप जिस तरह ये तमाम पार्टीज इस टर्म को अब यूज़ करती हैं, लाजिमी बात है उनको इक़्तिदार फिर दिया जाता है, यही कहा जाता है। 15 साल से आपकी सिंध में गवर्नमेंट है, वफाक का आप किसी ना किसी तरह हिस्सा रह चुके हैं, तो ये पक्ष तो आप लोग भी इंजॉय कर रहे हैं। देखिए, ये तो कोई बात नहीं कि अगर हुकूमत, मैं आपको फिर बता देता हूँ, मिसाल से बता देता हूँ। 1988 में हम लाडले नहीं थे। अगर आप तो छोटे होंगे शायद, लेकिन जिन्होंने वो तारीख देखी है, हारून रशीद साहब मेरी यहाँ पे तायद करेंगे कि 1988 में एक इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बनाया गया। मोहतरमा जिस 2/3 अक्सरियत से आ रही थी, जनरल ज़िया की नफरत थी, उसकी बाक़ियात की एक नफरत थी, लोगों को आमरीयत के खिलाफ नफरत थी, उससे दौर से नफरत थी और हर बाशऊर बाज़मीर खड़ा था। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 2/3 अक्सरियत से आ रही थी। इसीलिए हमीद गुल को एक इत्तेहाद बनाना पड़ा, उनमें पैसे बांटने पड़े और उसके बावजूद मोहतरमा को सिंपल मेजॉरिटी मिली और फिर भी हुकूमत नहीं दी जा रही थी। 10 दिन लगे वजीर आजम नॉमिनेट करने में, उस वक्त प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता था। फिर पंजाब में हमारी अक्सरियत थी, लेकिन यहाँ पे छांगा मांगा ऑपरेशन करके हमें हुकूमत नहीं दी गई ताकि, और फिर बीबी की हुकूमत को तंग किया गया पंजाब के जरिए और सदर के जरिए और फिर खत्म किया गया। तो मिसाल ये है कि हमेशा लाडला बनाया जाता है, लेकिन हम लाडलों के खिलाफ लड़के हुकूमत में आते हैं। सिंध में 15 साल से हम इत्तेहाद बना के इलेक्शन में नहीं गए, हमारे खिलाफ इत्तेहाद बना है। MPM, मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ, GDA, सारी जमातें, मौलाना, ये हमेशा इत्तेहाद बनाते हैं, सीट एडजस्टमेंट करते हैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ। और हमें अगर 2007 में जितने, 8 में जितने वोट पड़ते हैं, 2013 में उससे ज्यादा पड़ते हैं, 2018 में उससे ज्यादा पड़ते हैं। तो ये वजह ये है कि उधर कोई इनके पास सारा इत्तेहाद बनाने के बावजूद कुछ नहीं होता। तो पीपा होता ये है, मैनूवरिंग ये होती है कि लाडला इस तरह बनाया जाता है कि उन्हें थोड़ा बहुत कई दफा 2/3 अक्सरियत दिला दी जाती है या बड़ी जमात को छोटा कर दिया जाता है। पीपल्स पार्टी 88 के बाद जब भी इक्तदार में आई है
हमें सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं लेने दी गई और रोका गया है, इवन जबकि हम 2/3 ले रहे थे। तो ये मैनूवरिंग है इलेक्शन के अंदर। हम ये कह रहे हैं कि ये मैनूवरिंग ना की जाए, और ये मैनूवरिंग ये नहीं है कि खुली नहीं है, खुल जाती है। आज 88 वाली मैनूवरिंग खुल चुकी है, 90 वाली मैनूवरिंग खुल चुकी है। 2002 में हम सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे, हमारे से तोड़ के पेट्रियट बनाई गई। तो ये मैनूवरिंग हमेशा सामने आ जाती है। हमारा अब तकाजा ये है कि आज पाकिस्तान को आगे बढ़ने दिया जाए, ये मैनूवरिंग ना की जाए। कोई भी जो भी हुकूमत बनाएगा, इवन किसी का भी हक बनता है या जिसे भी अवाम अक्सरियत देती है तो उसे देनी चाहिए। और एक दफा अगर ऐसा तजर्बा कर लिया जाए तो हमारा फिर वो जो आई के प्रोजेक्ट 2017 हो या MNS का 1990 यानी आप समझते हैं इससे जमहूरियत कमजोर हुई है पाकिस्तान के अंदर? हुई है और होती जा रही है। ठीक है, और हम मानते भी हैं। थोड़ी देर के बाद एक किताब आती है, हम उसे मानते हैं कि वाह वाह बहुत अच्छा लिखा, सच बोला। लेकिन हम वक्त के ऊपर देखिए, एक सिर्फ बात कहूंगा, वो शायद ये पश्तो की कहावत है कि बेवकूफ और सियाना बात एक ही करते हैं, लेकिन फर्क टाइमिंग का होता है, वक्त का होता है। तो हम वक्त पे बात करते हैं, बहुत से लोग बाद में जाके कहते हैं ये गलत था। हम वक्त पे कह रहे हैं। चले, क्योंकि जितना तसलसल पाकिस्तान के अंदर इस वक्त चल रहा है, तकरीबन 14 साल से जमहूरियत पाकिस्तान के अंदर परवान चढ़ी है, लेकिन उसके बावजूद वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो इस जमहूरी अमल का हिस्सा रही हैं इन 14 सालों के अंदर, वही ये बार बार कहती हैं कि जमहूरियत कमज़ोर हो रही है। तो फिर ये जमहूरियत कैसे परवान चढ़ेगी, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हुआ है। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। बात हो रही है पाकिस्तानी जमहूरियत के हवाले से कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ये दावा या ये बयान तो करती हैं कि जमहूरियत कमज़ोर हो रही है, लेकिन इसका ज़िम्मेदार कौन है? वही पॉलिटिकल पार्टीज़ किसी न किसी तरह हमें इक़्तिदार में नज़र आती हैं। हारून साहब, पाकिस्तानी सियासत के ऊपर हमने देखा कि हमेशा जो पाकिस्तानी सियासतदानों का एक दारोमदार है वो मुकद्दमात के इर्द गिर्द पाकिस्तानी सियासत घूमती रहती है। हर दौर में हमने देखा कि एक पार्टी किसी न किसी किस्म की मुश्किलात का शिकार होती है और एक पार्टी इक़्तिदार में होती है, लेकिन बाकी तमाम लोग उन पर जो एक टर्म अब इंट्रोड्यूस हो गई है लाडला होने की, वो उस किस्म के टाइटल्स के साथ इक़्तिदार के अंदर होती है। ये कैसे बेहतर हो सकता है? देखें ना, मेरा ख्याल है ये जो आमिर साहब ने बात की थी कि 88 में पीपल्स पार्टी को थिन मेजॉरिटी दी गई थी और गवर्नमेंट इस वजह से दे दी गई थी कि उनकी मजबूरी ये थी कि भुट्टो साहब असैसिनेट हुए थे और पब्लिक पीपल्स पार्टी के साथ थी और मेजॉरिटी 2/3 आनी थी। लेकिन उस वक्त के इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी ने और उस वक्त के प्रेसिडेंट जो इसहाक खान थे वो भी शामिल थे। और आपको पता होगा कि असगर खान केस में ये चीज़ें साबित हो गई थी कि मिर्ज़ा असलम बेग साहब जो थे वो फंड्स की कंट्रीब्यूशन करते रहे हैं और पीपल्स पार्टी को वीक करके अदरवाइज हुकूमतें बनाते रहे हैं, जिस वजह से अगर पीपल्स पार्टी रही है तो वो 2.5 साल रही है। फिर दूसरी मुस्लिम लीग नून आई थी तो उन्होंने भी 2-2-2.5 साल गुजारे थे। और वो जो अदारे उस वक्त के थे, अगर वो चाहते कि हुकूमत चलती तो वो चला सकते थे, लेकिन उन्होंने जमहूरियत को वीक किया है, जमहूरी अदारों को काम नहीं करने दिया और जमहूरी हुकूमतों को चलने नहीं दिया। आप अगर टेन्योर 5 साल का होता है, एक गवर्नमेंट को आप 2 साल बाद या 2.5 साल बाद फारग कर दे तो वो गवर्नमेंट क्या काम करेगी? अच्छा हारून साहब, ये फरमाइएगा, ये सारी बातें साबित हो। देखें, बात वही है कि ये तमाम लोग इल्जाम तो लगा रहे हैं, लेकिन अब ये बताइएगा कि इक़्तिदार में आने के बाद फिर उन लोगों पर जिन पर इल्जाम लगाए जाते हैं या सिस्टम को बेहतर करने के लिए क्या किया गया? फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कोई कोशिश की? नहीं, मेरा तो ख्याल है कि अगर मेन जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इलेक्शन रन में हैं, अगर वो भी समझती हैं कि अगर हम फेयरली काम नहीं करेंगे, गवर्नमेंट नहीं चलाएंगे, तो फिर तो उस पार्टी को भी नहीं, वो जिस तरह ये PTI का हाल देखे कि 3.5 साल गुजारे हैं, उन्होंने एक गवर्नमेंट इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट में और नेशनल इंटरेस्ट में कोई एक काम बता दें जो उन्होंने किया हो, और उन्होंने सिर्फ ये किया है अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को विक्टिमाइज किया है, नैब को इस्तेमाल किया है। नैब का इदारा सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए है, अदरवाइज नैब ने प्रीवियसली कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे उसकी तारीफ की जाए। पॉलिटिकल ये देखें कि जब पॉलिटिकल लीडरशिप को अंदर किया जाता है,
जरदारी साहब अंदर गए, मोहतरमा ने फेस किया, फिर नवाज शरीफ साहब जेल में गए और शहबाज शरीफ साहब जेल में गए। अगर अब इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जाएंगे तो जमहूरी इदारे किस तरह काम करेंगे? अगर एक पॉलिटिकल पार्टी जो भी आती है हुकूमत में, उसे अगर मिल जाती है तो उसे चाहिए कि पब्लिक के दिल जीते और पब्लिक के लिए काम करे, ना कि इस तरह के मेरा जो मुखालिफ हो उसे मैं बस अंदर ही छोड़ दूं और बाकी मैं काम भी कुछ ना करूं। तो इस तरह से ना जमहूरियत चलती है ना हुकूमत चलती है। एग्जाम्पल सारी हमारे सामने है, जिस तरह प्रीवियसली होता रहा है। पब्लिक का क्या हाल है, मुल्क का क्या हाल है, फाइनेंशियली पोजीशन क्या है मुल्क की। आप ये देखें कि जो लोग काम करने, आज अगर मोटरवे हुआ है तो उसमें कंट्रीब्यूशन थी मियां नवाज शरीफ साहब की और पीपल्स पार्टी की। उन्होंने एक मुल्क को कोई चीज़ दी। भुट्टो साहब थे, उन्होंने मुल्क को, पहले तो पासपोर्ट ही नहीं होते थे, उन्होंने पब्लिक को पासपोर्ट दिए और लोगों को जमहूरी जहनीत दी। जमहूरियत को जानने उस वक्त लोग लगे हैं जब भुट्टो साहब ने टेक ओवर किया था। तो उस सारे ये ऊपर के जो मामलात थे उस वक्त यही थे। अब मैं ये समझता हूँ कि अब हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी और हमारी सुप्रीम कोर्ट भी इन चीज़ों को रियलाइज़ कर गई है और फेयरली इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। इलेक्शन हो तो फिर देखा जाएगा कि ठीक है क्या पोजीशन। बैरिस्टर आमिर साहब, क्योंकि यही बात मैं अब आपसे भी जानना चाहूँगा, क्योंकि आप भी इस जो 14 साल का जमहूरी सिलसिला था, इसमें सबसे पहले हुकूमत जमहूरियत की आपकी रही। आपने पहली पार्टी थी जिसने 5 साल पाकिस्तान के अंदर जमहूरी दौर के पूरे किए। प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किए, लेकिन बतौर एक पार्टी 5 साल पूरे किए। तो अगर जमहूरियत के 14 साल के तसलसल के बाद भी जमहूरियत कमज़ोर हो रही है और ये पाकिस्तान में मतलब रिकॉर्ड जा रहा है कि इतने साल की जमहूरियत कभी नहीं रही इससे पहले, तो फिर ये जमहूरियत मजबूत कैसे होगी? देखिए, मैंने जो बात की, हारून साहब ने भी उसी बात को बढ़ाया। हर इदारा अपनी डोमेन के अंदर काम करे। पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन है और ट्राइकॉटमी ऑफ पावर है। अगर उसे सारे मान लें तो बड़ा बेहतरीन है। पार्लियामेंट को अगर दुरुस्त करना है तो वो पार्लियामेंट को दुरुस्त करे। अगर अदलिया को किसी को दुरुस्त करना है तो वो अदलिया को दुरुस्त करे। एग्जीक्यूटिव को अगर कुछ दुरुस्त करना है तो वो अपने निज़ाम हुकूमत को दुरुस्त करे। मसला ये है कि एक इदारा दूसरे को ठीक करने का ठेका लिया हुआ है और अपने आप को कोई भी ठीक नहीं करता। मसला वहीं पे अटका है। अगर जमहूरियत चलने दी जाती, पार्लियामान को बालादस्त होने दिया जाता और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चलने दिया जाता, आपने कहा, मैं फिर समझता हूं कि कोई 14 साल जमहूरियत नहीं रही। इसके अंदर बड़ी दखल अंदाजियां हुई हैं और ख़ास तौर पे जो हाइब्रिड निज़ाम लेके आया गया पीटीआई की शक्ल के अंदर, जो सबके सामने अब तो वाजे है। खुद जनरल बाजवा कहते गए कि हमने गलत रोल प्ले किया और हमें ए पॉलिटिकल रहना चाहिए, और खुद फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कहते रहे कि मुझे बजट भी पास करवाना होता था तो उन्हीं से करवाता था। फिर जिस तरह उनकी हुकूमत बनवाई गई वो एक किस्सा है, अब सबके सामने वो खुल चुका है। ये आने वाले तो इंतखाबात जो है वो उस चीज को दोहराया तो नहीं जा रहा 2024 में? अगर ये दोहराया गया तो मजीद खराबी होगी। अब उसका अगर रिजल्ट अच्छा आया है तो दोहरा लें, और अगर बुरा आया है तो फिर इज्तनाब करें दोबारा। तो नहीं, आपको क्या लगता है, दोहराया जा रहा है या नहीं दोहराया जा रहा? जी देखिए, मेरे ख्याल से वो हेरा फेरी से तो बाज नहीं आया जाता ना। ये जो हमारी तबीयत के अंदर एक चीज़ है, ये जो हुकूमत की हिरस और हवस है इक़्तिदार की और इख्तियार की, वो मुसीबत है। और हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो मिलजुल के कुछ इदारे बने हुए हैं, उन लोगों ने मिलकर ये किया है। यही हमारे खदशात है। और खदशात इसलिए नहीं कि पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार नहीं मिलेगा। पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार से भले आपने बड़ी देर, अब तो 50 साल हो गए हमें आपने पंजाब के इक़्तिदार से दूर रखा हुआ है, लेकिन क्या ये पीपल्स पार्टी अपने लिए बात नहीं कर रही? पीपल्स पार्टी मुल्क के लिए। आप जब भी ऐसे करते हैं, मुनेवरिंग करते हैं, अगर हालात खराब, तो फिर उसके बाद क्या रिजल्ट आता है ये आपके सामने है। कौन सी जमातें आती हैं, उससे फिर अदम इस्तेहकाम सियासी भी पैदा होता है, और फिर जिस तरह बहरान पैदा होते हैं मीशत के अंदर और अवाम तंग आ जाते हैं। तो हम यही कह रहे हैं, ना करें। ये किया गया, वो हाइब्रिड निज़ाम लाया गया, अब भी कोशिश है हाइब्रिड निज़ाम लाने की, जो कि गलत है। एक दफ़ा इतना इन पे एतमाद करें सियासी कुव्वतों के ऊपर, और सियासी कुव्वतों को एक दफ़ा खुल खेलने दें। इनसे गलतियां होंगी, ये गलतियों से सीखेंगे। जिस तरह सबसे गलतियां होती हैं, क्या हमारी इस्टेब्लिशमेंट से नहीं हुई? हमसे ये आज 16 दिसंबर है, सकूते ढाका में हमारी फौज से गलतियां नहीं हुई? बिल्कुल, तो मैं इस पे बकायदा एक सेगमेंट फिर भी करेंगे भी जंग आगे तो जाके। फौज ने ही लड़नी है। फिर भी जंग तो फौज ने लड़नी है ना। कोई और बंदूकें पकड़ के आ जाए कि फौज से खुदा ना खास्ता कोई शिकस्त होगी है तो कोई और आ जाएगा। इसी तरह
सियासतदानों से अगर गलतियां होती हैं तो सियासतदान ही सुधारेंगे। जजों से इतने ब्लंडर्स हुए हैं, तो क्या कोई पार्लियामेंट चली गई है कि हम आज से फैसले करेंगे, या कोई पंचायतें लग गई हैं? तो इसी तरह मौका दें सियासतदानों से। गलत इनकी हमेशा क्या है, जजों की जगह पे कोई नहीं बैठता, जज ही बैठते हैं आके। जनरल्स की जगह पे भी कोई सिविलियन नहीं बैठता, जनरल्स ही बैठते हैं। लेकिन सियासतदानों की जगह पे आके क्यों कभी कोई आके हुकूमत करता है, कभी कोई आके हुकूमत करता है। ये वजह है जिसकी वजह से निजाम ठीक नहीं हो रहा। इससे हम रोक रहे हैं, कभी सामने और कभी पसे पर्दा। इससे रुक जाएंगे तो मुल्क चलने लगेगा, जब तक नहीं रुकेंगे इसी तरह डगमगाते रहेंगे। अब ये आपकी मर्जी है मिन हैसुल कौम के डगमगाते ही रहना है, दायरों के सफर में ही रहना है, कि अब कुछ आगे भी बढ़ना है। अच्छा, ठीक है हारून साहब, अब ये क्योंकि जो बात की जा रही है जिस तरह बैरिस्टर साहब ने की है, अब यही सियासी पार्टियों के लोग हैं जिन पर इल्ज़ामात भी लगते हैं कि वो फेवरेट्स हो रहे हैं। ये वही लोग हैं जो उन्हीं इदारों पर तनकीद भी करते हैं कि ये पाकिस्तान को जो है वो एक नेगेटिव सतह पर लेकर जा रहे हैं। अब आप क्या समझते हैं कि ये जमहूरियत के लिए कितना बड़ा ख़तरा है कि जो लोग आलाकार बन जाते हैं और फिर वही लोग जब अपोजिशन में जाते हैं तो वो तनकीद भी करना शुरू कर देते हैं? और ये कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं, मैं आपको 2-3 साल पुरानी या 5-6 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। देखिए ना, जो जब इलेक्शन होने होते हैं तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने एजेंडे पे होती है, अपने पोर्टफोलियो पे होती है कि हमारा ये एजेंडा है, हम ये करेंगे वो करेंगे, और दूसरी पार्टियों को टारगेट करती है। ये तो पॉलिटिकल सिस्टम का एक हिस्सा है। लेकिन जब इलेक्शन हो जाते हैं, गवर्नमेंट बन जाती हैं, तो सारी पार्टियां अपनी अपनी पोजीशन पे चली जाती हैं। मेरे ख्याल में अब इलेक्शन होना चाहिए ताकि अवाम को भी कोई सुकून मिले और इलेक्टेड गवर्नमेंट आए, ताकि मुल्क और अवाम के लिए कोई बेहतर काम हो सके। ठीक है, अभी एक ब्रेक की जाने बढ़ना है, लेकिन ब्रेक से वापस आएंगे तो 2 अहम मामलात हैं जिन पर हम बात करेंगे। और आज की तारीख पाकिस्तानी तारीख के अंदर स्याह दिन के तौर पर लिखी जाती है, और वो 2 वाक़यात हैं। एक APS के अंदर वाक़या हुआ था अफसोसनाक, उस पर बात करेंगे, और फिर सकूत ढाका पर बात करेंगे। अभी एक ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। 16 दिसंबर एक ऐसी तारीख है जिस पर पाकिस्तान में हर आंख अश्कबार होती है। उसमें ऐसे 2 वाक़यात थे जिसमें पहले सकूत ढाका और फिर APS में मासूम बच्चों का कत्ल था। बैरिस्टर साहब, मैं पहले आपकी जाने बढ़ना चाहूँगा। सकूत ढाका का एक ऐसा इशू था, एक ऐसा वाक़या था जिसने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में कर दिया। हम तारीख़ के अंदर बहुत से ऐसे वाक़यात हुए जिनसे हमने ठोकरें खाई, लेकिन हमने सबक नहीं सीखा। हम अगर सबक नहीं सीखेंगे तो फिर शायद हम मज़ीद तनज़ली की तरफ चलते जाएंगे। योर टेक ऑन इट। जी बेशक, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। यही बात होती है, तारीख कहते हैं कि इसलिए अपने आप को दोहराती है, और वहाँ पे दोहराती है जहाँ पे तारीख से सबक नहीं सीखा जाता। अब पाकिस्तान जब नवाज ज़ायदा रियासत की बिल्कुल बनी, तो उस वक़्त भी एक प्रिंसिपल, जो उसके प्रिंसिपल्स थे, वो जिन्ना साहब ने 11 अगस्त की तकरीर में रख दिए थे। उसमें एक दस्तूर साज असम्बली से उन्होंने मुतालबा किया था कि एक आइन बनाया जाए, और वो आइन वफाकी आइन हो, जिसमें वफाक की तमाम इकाइयों को मुसावी रखा जाए और हर शहरी को मुसावी ट्रीट किया जाए। उसके मज़हब को ना देखा जाए और उसकी ज़ात को ना देखा जाए, तो और उसकी तबके को ना देखा जाए। तो इसके ज़रिए आगे बढ़ना था, लेकिन बदकिस्मती रही कि पाकिस्तान ने आइन नहीं बनाया। अब इसमें खराबियाँ सियासतदानों की रही, लेकिन फिर आपकी पहले ब्यूरोक्रेसी मलिक गुलाम मोहम्मद के ज़रिए, और फिर फ़ौज जनरल अयूब के ज़रिए और जनरल याहिया के ज़रिए, इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया, खराबियां की। जिनका काम था हुकूमत उन्हें ना करने दी। सियासतदान भी खराब हुए, ये भी खराब हुए, ब्यूरोक्रेसी भी खराब। अब कोई इदारा आपके पास, और जज वो जस्टिस मुनीर जैसे थे आपके पास, तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हुआ। 16 दिसंबर एक हमारी तारीख का एक स्याह दिन है, लेकिन इससे सीखना भी चाहिए। इसके बाद मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान ने बहुत कुछ सीखा भी है। 16 दिसंबर को ये मुल्क 2 लख्त हुआ, वजह वही थी कि हमने अपनी बुनियाद को नहीं जाना, अपने नजरिए को भूल गए, अपनी जद्दोजहद को फरामोश कर दिया, अपनी असल और हकीकत को ना जाने, तो वो हमने उसका नतीजा भुगता। फिर उसके बाद जरूरत थी कि ये जो मुल्क अलहदा हुआ जिन बुनियादों के ऊपर, उसमें सबसे बड़ी बुनियाद ये थी कि वफाक की इकाइयों को मुसावी तौर पे हकूक किस तरह दिए जाए, जिसे कि सूबाई खुद मुख्तारी कहते थे। यही सबसे बड़ा मुतालबा था। भुट्टो साहब ने जो आइन बनाया,
चंद दिनों के अंदर पहले अबूरी आइन दिया और फिर मुत्तफ़िका 1973 का आइन आया पाकिस्तान में। तो जो आइन आया उसके अंदर इस मामले को हमेशा के लिए हल किया गया। भुट्टो साहब को इसी रात को जब बेड़ा गर्क हो गया, मुल्क टूट गया, तो इक़्तिदार मुंतकिल किया गया। और हाल ये था कि मुल्क में कोई आइन भी नहीं था और मुंतखब शख्स को चीफ सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि कोई कानून ही नहीं था, वही कानून था इख्तियार संभालने का। भुट्टो साहब ने वो किया, अबूरी आइन लाए और सदर बन के फिर पाकिस्तान को फिर मुत्तफ़िका आइन दिया और वजीर आजम बने। तो मैं समझता हूँ उस आइन ने बहुत से राहें खोली, सूबाई खुद मुख्तारी दी। और आज भी लोग 18वीं तरमीम के खिलाफ कुछ करना चाहते हैं। क्या वो सबक नहीं सीख रहे हैं? पॉलिटिकल तो हमें बहस पे सबक भी बात करते सीखना हैं चाहिए। क्योंकि हमें वक्त थोड़ा है। मैं एक बात जी, करें। मैं वक्त थोड़ा मैं हारून साहब की तरफ इसी तरह जाऊंगा। और हारून साहब, मैं क्योंकि जहां पर हम कुत्ते ढाके की बात कर रहे हैं, फिर एपीएस का एक ऐसा सान्या हो जाना जिसमें मासूम बच्चों की जानें गई, और हमने उसके बाद देखा, हमने ऑपरेशन किया, हमने ओवरकम किया अपनी गलतियों को, लेकिन अभी भी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिनको ओवरकम करने की ज़रूरत है। देखें ना, वो तो एक ऐसा सान्या था जिसको कोई भी यानी कि उनके वालिदैन हो या जनरल पब्लिक हो या एक इंसान हो, उसको वो बर्दाश्त नहीं कर सकता कि जिस तरह छोटे बच्चों को शहीद किया गया और एक स्कूल में दरिंदों की वजह की तरह आए और फायरिंग करके और छोटे छोटे बच्चों को वो शहीद करके चले गए। इससे बुरा सान्या तो पाकिस्तान की हिस्ट्री का कोई नहीं है। और उनके वालिदैन की पोजीशन अगर देखें तो आज भी वो उन बच्चों के याद में ही जिंदा है, अदरवाइज जिंदा होने की भी कोई गुंजाइश नहीं रहती वालिदैन के लिए। सारी उम्र उनकी इसी दुख और परेशानी में गुजरती है। तो ये मैं समझता हूँ कि हमारी सिक्योरिटी डेफिशिएंसी थी, सिक्योरिटी वीकनेस थी, जिस वजह से एक स्कूल में, एक अच्छे स्कूल में वो दाखिल हुए और उन्होंने एक बच्चों को दर्दनाक तरीके से शहीद किया। तो ये तो अफसोसनाक वाक़या है बिल्कुल। लेकिन इस तरह इन चीज़ों से सही तौर पर हमारे सिक्योरिटी इदारों को, हमारे गवर्नमेंट को, सारों को यकजा होके सबसे पहले सिक्योरिटी पे गौर करना चाहिए, ताकि ये जो अब शहीद हो रहे हैं और पिछले हफ्ते हुए हैं। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि पीटीआई गवर्नमेंट में जो लोग जेलों में थे उन्हें छोड़ दिया गया था, दहशतगर्दों को छोड़ दिया गया था जो मर्डर केसेस में थे, जिन्होंने हजारों की तादाद में मर्डर किए हुए थे और वो जेल में थे। तो इस तरह की अगर डीलें होंगी और अगर अदारे डीलें करेंगे तो फिर इसका मतलब है कि मुल्क में दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी। ठीक है, दहशतगर्द को तो कोई माफी है ही नहीं ना, उसके लिए तो कोई माफी है ही नहीं, पता ही चल जाए। तौर पर एक सजा एक तो माफी नहीं है, दूसरा अगर किसी के बारे में ये शुबा भी है कि वो दहशतगर्द है, कि उसको भी अकाउंट किया। ठीक है, अच्छा बैरिस्टर साहब, अब मैं आपको ये मामला जो है वो ठीक है, मैं मूविंग फॉरवर्ड। बैरिस्टर साहब, अब एक आम आदमी की राय है पाकिस्तान के अंदर। आपने जिस तरह बड़े तफसीलन बताया कि जी पाकिस्तान के अंदर किस वजह से जमहूरियत मजबूत नहीं हुई, एक आम आदमी ये राय रखता है कि पाकिस्तान के अंदर जब भी जमहूरियत को ख़तरा हुआ, जमहूरी पार्टियों की जानिब से ही हुआ। वो जमहूरी लोग थे, हमने देखा कि वो हमेशा एक दूसरे से इख्तलाफ की सियासत तो करते, लेकिन आम आदमी समझता है पाकिस्तान के मसाइल का हल ये है कि जब ये तमाम सियासी पार्टियां यकजा होकर बैठ जाएं तो फिर इनके दरमियान कोई ऐसा बंदा नहीं आ सकेगा या कोई ऐसी कुव्वत नहीं आ सकेगी जो कि इस जमहूरियत को डीरेल कर सके। अब क्या वजह है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज यकजा होकर एक पेज पर नहीं आती और फिर इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज में से आलाकार हमें नजर आते हैं जिन पर फिर इल्जाम लगता है कि इन्होंने जमहूरियत के खिलाफ काम किया? देखिए, जमहूरी पार्टी कभी भी जमहूरियत के खिलाफ काम नहीं करती, और अगर कोई जमहूरियत के खिलाफ काम करे तो वो जमहूरी पार्टी होती नहीं है। ये तारीख का सबक है। मैं आज के दिन से ही आपको मिसाल दे देता हूँ कि ये जो इंतखाबात हुए और ये दिसंबर 1970 में अगर इतना इंतवा ना होता, मार्च से असेंबली आई थी और इलेक्शन के बाद इक्तदार दे दिया जाता, तो दो जमातें थी। मगरबी पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी थी, मशरकी पाकिस्तान में मुजीबुर रहमान की अवामी लीग थी, और ये दोनों जमातें कर लेती आपस में, क्योंकि एक भी जमात अकेले हुकूमत करने की पोजीशन में नहीं थी, क्योंकि वो इधर मौजूद नहीं थे और पीपल्स पार्टी उधर मौजूद नहीं थी। और क्योंकि मेजॉरिटी पार्टी अवामी लीग थी, उसका वजीर आजम होता, हल हो सकता था मगरबी पाकिस्तान से पीपल्स पार्टी आपस में मिलकर ये बन सकते थे। लेकिन बीच में जो अयूब खान का LFO और सदर रहने की ख्वाहिश, इसने बेड़ा गर्क किया है। तो मैं समझता हूँ जमहूरी पार्टियों की बजाय जो बीच में से उभरती है ना इक्तदार की ख्वाहिश, वही मुल्क का ये हाल करती है। आज भी अगर जमहूरी पार्टियों को तोड़ा जाता है या बीच में से
बगल बच्चे निकाले जाते हैं या उन्हें कह दिया जाता है जी ये सियासतदान है। जो भी सियासतदान इस्तेमाल होता है एस्टेब्लिशमेंट के हाथों, मैं उसे सियासतदान नहीं समझता। इसलिए कोई जमहूरी जमात नहीं होती, और अगर कोई जमहूरी जमात होती है तो वो अपना भी बेड़ा गर्क कर लेती है और उसके बाद अपना मुंह काला करवा लेती है। तो मैं आज भी समझता हूँ ये पीपल्स पार्टी अपनी 57 साल हिस्ट्री से सबक सीखने के बाद, और सबक हमने ऐसे नहीं सीखा, हमने सर कटवाए हैं, लहू लुहान हुए हैं, हमने लाशें उठाए हैं, हमने जानें दी हैं, जी हमने कर्ब सहे हैं, उसके बाद हम कह रहे हैं कि खुदा के लिए किसी के हाथों में मत खेलें। हम यही कहते हैं कि बिल्कुल ये एस्टेब्लिशमेंट कोई बाहर की नहीं है, इनके साथ गुफ्तो शनीद तब करें जब आप हुकूमत में आए। जब आप हुकूमत में आए फिर उनसे गुफ्तो शनीद करें, कुछ उनकी सुने, कुछ अपनी सुनाए, और अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़े। ये पीपल्स पार्टी का वतीरा रहा है कि हम फिर सुनते हैं, हम अहमियत देते हैं, लड़ते नहीं हैं। और कुछ लोग होते हैं जी हुकूमत में आने से पहले उनसे डील करते हैं, और ठीक है। हुकूमत में आने के बाद इख्तियार की लड़ाई दोनों में हो जाती है। पीपल्स यानी पार्टी सियासी तरीकों को सियासी रवैयों के साथ रहने दिया जाए तो फिर ही सियासत में जमहूरियत को परवान चढ़ाया जाएगा। ये आपने जो आप कह रहे थे उसका मफहूम है। बैरिस्टर आमिर हसन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद थे, हारून रशीद साहब मौजूद थे पाकिस्तान बार काउंसिल से। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मैंने अपने बुजुर्गों से सुना कि पाकिस्तान एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, नाजुक दौर से गुजर रहा है। मैं आज जिस वक्त इस मौजूदा हालात के अंदर हूँ, हम भी यही कहते हैं कि पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। हम दुआ ये करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जल्द वो वक्त आ जाए कि हमारी आने वाली नस्ल ये ना कहे कि पाकिस्तान मुश्किल दौर से गुजर रहा है, बल्कि ये कहें कि पाकिस्तान मुश्किल दौर से गुजर चुका है और अब एक अच्छे दौर की तरफ जा रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।